हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। इस वीडियो में जो आपके बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट सेमेस्टर 4 के एजुकेशन सब्जेक्ट है चिंतनशील शिक्षा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारे 13 है। इससे पहले की बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आपका चैप्टर सेकंड है, इसकी लास्ट क्लासेस होने जा रही है। इसके बाद आपकी जो चैप्टर थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो बनाएंगे। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड आज की वीडियो देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इसमें हम दो क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके सामने है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको बताएंगे। तो पहले इसको देखते हैं। एक आलोचनात्मक पाठक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आलोचना करनी है, तो उसकी जो शिक्षा मतलब उसके टीचर बनने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? इस प्रश्न के विभिन्न प्रकार के उत्तर उपलब्ध है। यहाँ कुछ सुझाव गए कदम है, तो सुझाए गए कुछ कदम है, तो जो कि यहाँ निम्नलिखित है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, लेखक के पाठकों का हिस्सा बनने के लिए तैयार करें। आखिरकार लेखक विशेष पाठकों के लिए सामग्री लिखते हैं और उस पाठ समूह सदस्य होने से यह समझना आसान हो जाता है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। पाठक को लेखक लेखक के इतिहास और पाठ के बारे में पढ़ना चाहिए और लेखक के इच्छित पाठकों के बारे में परिचित और नोट्स के बारे में जानना चाहिए। तो जो पाठ को पढ़ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जब लेखक के बारे में जानना चाहिए कि लेखक उसमें क्या बताना चाह रहा है, उसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए, उसकी इच्छा के बारे में आपको जानना चाहिए, नोट्स लिखने चाहिए, उससे परिचित होना चाहिए कि जिससे आपको पता चलेगा कि जो लेखक है उस पार्ट के अंदर, उस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो उसके लिए आपको एक हिस्सा बनना चाहिए उसको तैयार करने के लिए। एंड इसी का सेकंड पॉइंट है, तो देखिए खुले दिमाग से पढ़ने की तैयारी करें। आपका दिमाग जो है ना एकदम खुल के खुले दिमाग की तैयारी करें। गंभीर पाठक ज्ञान की तलाश में रहते हैं, वे अपने व्यक्तित्व के अनुसार किसी कार्य को पुनर्लेखन नहीं करते हैं। एक प्रबुद्धि आलोचनात्मक पाठक के रूप में आपकी भूमिका पृष्ठे पर सामग्री को पढ़ने की है, लेखक के विचारों को विकसित करने और विचारों के साथ आने का एक अच्छा अवसर देने के लिए और अपने आप को एक पाठ पर समझदारी और निष्पक्ष रूप से सोचने के लिए सक्षम करना है। तो मतलब आपका दिमाग एकदम फ्रेश और खुले दिमाग से होना चाहिए। किसी भी पार्ट को पढ़ते समय आपको पूरा ध्यान उसी पर आकर्षित करना चाहिए। उनके विचारों को, उनको जो उनकी भूमिकाओं को, उसमें जो भी बताया जा रहा है, उनको पुनः लेखन को समझना चाहिए, उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सब समझदारी से काम लेना चाहिए इसमें खुले दिमाग का। ये बताया जा रहा है, ठीक है? एंड इसी का थर्ड पॉइंट है, देखिए शीर्षक पर विचार करें। यह स्पष्ट लग सकता है, फिर भी शीर्षक लेखक दृष्टिकोण, उद्देश्य, व्यक्तिगत दृष्टिकोण या कार्य प्रणाली के बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकता है। तो मतलब कि जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है, शीर्षक निकलता है, उस पर आपको अपना विचार करने चाहिए, देखने चाहिए उसके उद्देश्य क्या है, उसके दृष्टिकोण क्या है, व्यक्तिगत क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो इसका 4 पॉइंट है, धीरे-धीरे पढ़ें। फिर से यह स्पष्ट लग सकता है, फिर भी ये गंभीर पाठन का एक कारक है। आप पाठ को धीरे करके और अधिक संभव बनाएँ। मतलब आप जितना धीरे पढ़ेंगे, जितने अच्छे से स्लो पढ़ेंगे, समझेंगे उसे, तो अच्छे से आप समझ सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप जल्दी-जल्दी रीडिंग करके आगे बढ़ते जाएँगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको धीरे-धीरे एक-एक वर्ड को समझना होता है। जो इसका फिफ्थ पॉइंट है, शब्दकोश और अन्य प्रासंगिकता संबद्ध सामग्री का उपयोग करें। कि जो भी आपके शब्दकोश होते हैं, मतलब जो आपकी मीनिंग होती है शब्द की, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस शब्द का क्या मतलब निकल रहा है, उसकी सामग्री के बारे में। यदि पाठ में कोई ऐसा शब्द है जो अस्पष्ट है या संभव में व्याख्या करना कठिन है, तो उन्हें खोजें। कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है या उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उनको खोजना चाहिए और करना चाहिए। प्रत्येक शब्द मायने रखते हैं, मतलब सभी शब्द के एक मायने होते हैं, कि कोई भी शब्द बेकार नहीं है। और यदि पाठ का एक भाग तकनीकी शब्दावली से भरा है, तो ये समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि लेखक उसका उपयोग कैसे करता है। उन सभी के बारे में जानना होगा कि लेखक उसका उपयोग कैसे करे उस शब्द का। जो इसका 6 पॉइंट है, नोट्स बनाएँ। आवश्यक नोट्स बनाएँ, महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करें और हाइलाइट करें। मतलब आपको नोट्स बनाने चाहिए, हाइलाइट करने चाहिए, कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हाइलाइट किया जाए। विचारों को नोटपैड में लिखें या अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी करें। आपको उसको लिखना चाहिए अपनी पसंद के अनुसार। सिद्धांत का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं
और लेखक के प्राथमिक तत्वों का मानसिक नोट बनाएँ। पढ़ते समय लिखना कई तरह से आपकी याददाश्त को मजबूत कर सकता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हो, उसके साथ आपको लिखना भी चाहिए, जिससे आपकी जो याददाश्त होते हैं ना, मजबूत होते हैं। विशेष रूप से पाठ के अस्पष्ट हिस्से के साथ आपका लेखन एक लिंक बनकर सहायता करता है। तो जो भी आपको समस्या आती है, किसी हिस्से में पढ़ने में, समझने में, आपको साथ के साथ लिखना भी चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन गाइस यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसके 6 पॉइंट है एंड इसी में एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसका आंसर हम दिखाते हैं क्वेश्चन विद आंसर। तो गाइस देख सकते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन लिया, इसके आंसर बताएंगे। देखिए, क्रियात्मक अनुसाधन के फायदे और सीमाएं क्या है। तो इसके फायदे और सीमाएं के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो परिचय लिखना होगा, तो देखिए क्या लिखेंगे। क्रियात्मक अनुसाधन शिक्षा के बारे में वर्तमान बहस का एक बड़ा हिस्सा है, जो शिक्षकों की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये क्या करता है, ये जो आपकी शिक्षा के बारे में जो भी समस्या होती है, उनके बारे में एक बड़ा-सा हिस्सा है, जो कि बहस करता है और जो शिक्षक होते हैं, उनकी क्षमताओं को केंद्रित करता है ध्यान। देखिए, शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया के लेन-देन में और पूरे स्कूल के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए शिक्षकों का एक बहुत बड़ा दायित्व है और इसके लिए शिक्षक को एक चिंतनशील अभ्यासी होना चाहिए। तो जो शिक्षक होते हैं, आपको पता ही है, सभी दायित्व में, कार्य में परिवर्तन लाते हैं, उनके महत्वपूर्ण विकास के अकॉर्डिंग देखा जाता है और उनके जो अभ्यासी होने चाहिए कि उनको सभी अपने चिंतनशील अभ्यासी होने चाहिए, ठीक है, टीचर को। क्रियात्मक अनुसाधन एक शिक्षक के निरंतर व्यवसाय विकास की दिशा में एक तरीका है, लेकिन शुरुआती में ही ये स्पष्ट कर देना होगा कि क्रियात्मक शोध केवल शिक्षा प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। तो ये जो क्रियात्मक अनुसाधन है, शिक्षा में है इसका काम, लेकिन यहाँ तक कि ये नहीं मान सकते कि सिर्फ ये शिक्षा की प्रक्रिया तक ही सीमित है, इसके आगे भी इसका कार्य किया जाता है। तो इसके आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसाधन का जन्म कब हुआ, जब सामाजिक, वैज्ञानिक और चिकित्सकों ने न केवल वैज्ञानिक ज्ञान की पीढ़ी के साथ बल्कि व्यावहारिक समस्या को हल करने में भी इसकी उपयोगिता के साथ और सिद्धांत व्यवहार के बीच की खाई को पाटने के लिए काम किया। तो मतलब कि जो क्रियात्मक अनुसाधन है, उसका जन्म कब से माना जाता है, जब सामाजिक जो होते हैं, वैज्ञानिक, जो चिकित्सा, इन सबके जो पीढ़ी के साथ इनके व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश की जा रही थी, जभी से इसका जन्म माना जाता है, ठीक है। तो ये तो इसका परिचय हो गया। अब देखिए इसकी जो लाभ क्या है, तो निम्नलिखित है, एक एक करके देखेंगे। देखिए, यह व्यक्तियों के लिए अपने अभ्यास की प्रकृति का पता लगाने और उसमें सुधार करने का एक व्यावहारिक तरीका है। तो जो भी व्यक्ति अपने अभ्यास के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है? व्यावहारिक तरीका है। सेकंड पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसाधन अभ्यासियों को केवल ज्ञान प्रयोगों के बजाय ज्ञान निर्माता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो क्रियात्मक अनुसाधन के जो अभ्यासी लोग होते हैं, उनको क्या करता है, ज्ञान निर्माता बनाने में भी उसका सहयोग करता है, उसकी सहायता करता है। जो थर्ड पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसाधन योजना, क्रिया और क्रिया पर चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से क्रिया चिंतन चक्र माना जाता है, जो आगे बढ़ाता है और इसके जरिए आप आगे भी बढ़ सकते हैं, जो क्रिया चिंतन तंत्र चक्र के रूप में इसे माना जाता है। जो इसका फोर्थ पॉइंट है, एक शिक्षण संगठन में क्रियात्मक शोध किया जा सकता है ताकि शिक्षक अपनी कमजोरियों को पहचान सके और छात्रों के अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने उसमें सुधार कर सके। तो इससे ज़रिए ये भी होगा कि जो शिक्षक की कोई कमजोरियाँ होती हैं, उसको सुधार कर सकते हो और जो स्टूडेंट होते हैं, उनके जो अनुभवों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं, उसमें सुधार करके। जो फिफ्थ पॉइंट है, ये पेशेवर विकास में मदद करता है, तो इसका विकास भी किया जा सकता है। सिक्स है, एक चिंतनशील अभ्यासी के रूप में विकसित होता है और ये अभ्यासी के रूप में इसका विकसित होता है। तो गाइस इसी में इसका नेक्स्ट पॉइंट आ गया सीमाएँ। तो सीमाएँ में क्या-क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं पेपर में, देखिए, ये स्थान और समय की माँग करता है, जो लगभग परिभाषा के अनुसार अभ्यास आसानी से नहीं देता है। तो इसमें आपको जो परिभाषाएँ दी जाती है, उसके अनुसार जो आपका आसानी से अभ्यास नहीं किया जा सकता, उसमें तो आपको स्थान और समय की माँग करता है। सेकंड पॉइंट है, डेटा एकत्र करने और समूलात्मक कठोरता बनाए रखना मुश्किल है। इसमें डेटा को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उसमें मुश्किल आती है। थर्ड पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसाधन के परिणामों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। परिणाम केवल अध्ययन की गई आबादी के हिस्से और सटीक प्रणाली पर लागू हो सकते हैं। तो जो अध्ययन आप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आबादी के हिस्से के रूप में उसका परिणाम देखा जा सकता है, उस प्रणाली का। और इसी में आपका जो लास्ट पॉइंट बनता है 4, पारंपरिक अनुसाधन की तुलना में इसे संचालित करना अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है और स्रोत जारी करने के साथ-साथ
कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता होती है। तो जो ये पारंपरिक अनुसाधन होते हैं, इसकी तुलना में इसको कठिन कठिन होता है जो कार्य करना है, और इसमें जो समय के साथ ना देखो स्रोत करने की जो साथ-साथ कार्यप्रणाली में सुधार करने की भी आवश्यकताएँ होती है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है, एंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जल्द मिल जाएगी। क्लासेस इसकी नेक्स्ट में आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।